हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू जी के स्टडी में। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूं लूसेंट निचोड़ का पार्ट 12। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल में जाकर विजिट करें, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और गाइस, आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि जो जो आंसर्स है उसके साथ में आप उनके फैक्ट्स भी बताते जाइए, तो मैंने इस पार्ट में उन्हें इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो मैं इस पार्ट में जो आंसर्स है उनके साथ फैक्ट्स भी बताते जाऊंगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा कृष्णा नदी, जो कि पश्चिम घाट से निकलती है। और यहाँ पर घग्गर नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो घग्गर नदी जो निकलती है शिवालिक पर्वत से निकलती है घग्गर नदी। एवं जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। और बात कर लेते हैं सोन नदी का उद्गम स्थान। तो सोन नदी निकलती है हमारे अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है। और अमरकंटक जो है हमारे अनूपपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गोदावरी, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, गोदावरी। इसके उद्गम स्थान की बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के। तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर के बाद, नासिक से पहले जो चक्रतीर्थ नामक स्थान है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी है हिमालय के हिमनद से निकलती है दोस्तों, यमुना नदी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से, जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। और नर्मदा नदी जो है अनूपपुर ज़िले में जो अमरकंटक है वहाँ से इसका उद्गम होता है, जो कि एमपी में स्थित है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि यमुना नदी है, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में जाकर मिल जाती है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। तो यह वहाँ जाकर मिल जाती है, यमुना नदी गंगा नदी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यमुना नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंबल नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बात कर लेते हैं चंबल नदी के उद्गम स्थान की। तो यह निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। और यहाँ पर ब्यास नदी की हम बात करें तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर सतलज नदी की बात कर लेते हैं। तो यह निकलती है कैलाश पर्वत, जो कि बिलासपुर में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर रावी नदी की हम बात करें तो रावी नदी जो है जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, रावी नदी, तथा इसे चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रावी नदी को। तो यहाँ पर जो चंबल नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। यह त्र्यंबकेश्वर के बाद जो नासिक से पहले चक्रतीर्थ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है दोस्तों, गोदावरी नदी का। यहाँ पर बात कर लेते हैं महानदी। तो इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, जो कि एमपी के अनूपपुर जिले में स्थित है दोस्तों, अमरकंटक। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मानस। मानस नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। मानस नदी जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी में से एक है, और यह भारत के असम में से होकर प्रवाहित होती है, मानस नदी, जो कि भूटान की एक प्रमुख या प्रसिद्ध नदी हम कह सकते हैं। भूटान की एक प्रसिद्ध नदी है मानस, और यह भारत के असम से होकर बहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गंगा की सहायक नदी नहीं है मानस। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा, जो कि नेपाल से होकर नहीं बहती है। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हम नेपाल की नदियों की बात करें तो नेपाल की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से एक है गंडक नदी और दूसरी है कोसी नदी, जो कि नेपाल में बहती है। गंडक एवं कोसी नदी जो कि नेपाल में बहती है, न कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश, चीन, भारत में ही प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रैंड अनीकोट कल्लानाई, जो कि सबसे पुराना बांध है दोस्तों, प्रैंड अनीकोट। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम नागार्जुन सागर बांध की, तो यह है कृष्णा नदी पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और अलमाटी बांध की बात कर लेते हैं, यह भी कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। और इंदिरा सागर बांध की बात कर लेते हैं दोस्तों, यह है नर्मदा नदी, जो कि खंडवा में स्थित है, एमपी के। तो यह थे हमारे कुछ बांध के बारे में क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? त्रिवेणी नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, तो 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यह प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। अगला है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर बनाया गया है। कोयना नदी पर स्थित है हमारा कोयना बांध, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध हम कह सकते हैं, तो यह है महानदी पर निर्मित है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से में बहती है यह महानदी। और सियावा पर्वत इसका उद्गम स्थान है दोस्तों, महानदी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। और कृष्णा नदी जो बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और अगला जो है आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहती है हमारी कृष्णा नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? शरावती पनबिजली परियोजना, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है दोस्तों शरावती पनबिजली परियोजना। अगला है हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, महानदी पर इसे निर्मित किया गया है हीराकुंड बांध को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्गापुर और यहाँ पर चंद्रपुर और मैथन, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है कृष्णा नदी के तट पर स्थापित की गई है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। अगला है जायकवाड़ी परियोजना, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो यह नासिक से पहले जो हमारा एक स्थान है उसका नाम है चक्रतीर्थ, यहाँ से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। और यह त्र्यंबकेश्वर के बाद आता है, नासिक के पहले जो चक्रतीर्थ नामक स्थान है वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यह गोदावरी नदी पर ही स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जो कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है दोस्तों, बिहार।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, कपास जो है काली मिट्टी में ही सर्वाधिक उपज देता है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। तो काली मिट्टी की हम बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है काली मिट्टी, और चाहे तो असम में होती है। तिलहन बोले तो तेल वाली जो फसलें होती है, और जूट। तो यहाँ पर कपास जो है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है, कपास। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है दोस्तों, यह हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, हिंद महासागर में उत्पन्न होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो मृदा के अध्ययन को कहते हैं भूमि विज्ञान। भूमि विज्ञान मृदा के अध्ययन को कहते हैं। और भूगर्भ साधई, इसका जो संबंध है पृथ्वी का निर्माण, इसके अंतर्गत पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ साधई के अंतर्गत। और पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है जीवों और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। यह MPPSC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। तो बारिश के बाद जो भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है मिट्टी से, उसे कहते हैं दोस्तों पेट्रीचर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेट्रीचर कहा जाता है मिट्टी की उस खुशबू को बारिश के बाद। अगला है, अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। तो क्या जमा किए गए हैं, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका निर्माण जो होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्माण होता है। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात कर लेते तो ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, जो कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है, किस मिट्टी को रेंगुर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रेंगुर मिट्टी। अगला है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत समापरी है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चट्टान। चट्टान जो है सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है चट्टान। मिट्टी का निर्माण जो है चट्टान के छोटे छोटे कणों से ही होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कछार, एलुवियल मिट्टी, कछारी मिट्टी जिसको हम कह सकते हैं, या एलुवियल मिट्टी ग्रेट उत्तरी समतल भूमि से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कछार या एलुवियल मिट्टी कह सकते हैं हम इसे, या कछारी मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। भारत के अधिकांशतः भागों में मिट्टी लाल पाई जाती है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। अगला क्वेश्चन, कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल या रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में कपास की फसल उगाई जाती है काली मृदा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है दोस्तों, रेंगुर मृदा। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसमें जो जल का ठहराव होता है इसमें कम होता है, जिससे हमें फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो लाल मिट्टी में खेती करना कठिन होता है।
तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है इसके कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, जो कि न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन सी होगा चिकनी मिट्टी। अगला है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लो नामक लकड़ी है, इसका उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्लो। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट, वन प्रदेश भी कहा जाता है या सोया स्टेट भी सही कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला है हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों हुलुक गिब्बन नामक जानवर, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में जो वन पाए जाते हैं वह सर्वाधिक उसमें से है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं भारत में। अगला है बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो केसर का जो उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बागवानी रिपोर्ट 2015 में पूर्ण उत्पादन मूल्य के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आम उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक आम उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सेशन के 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसमें मैंने कंटेंट के साथ में जो फैक्ट्स थे उनके आंसर फैक्ट को बतलाने की कोशिश की है। यदि अभी भी कुछ कमी होगी इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे चलकर उन्हें और इंक्रीज़ करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।